So hello students, welcome back. So in this lecture we'll be initiating our discussion of definite integration. Now definite integration जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट 2 है. जो पार्ट 1 था दैट वाज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे आपने एक फंक्शन का इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कैसे निकाला जा सकता है उसे स्टडी किया था, जिसे हम पॉपुलरली क्या कहलाते हैं, वी कॉल इट एज द एंटी डेरिवेटिव. एंड द रीजन वी कॉल इट एज द एंटी डेरिवेटिव इज बिकॉज कि जब आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू किया तो कहीं पे भी कोई एक कंसेप्चुअल थॉट प्रोसेस नहीं था जहां से आपने इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है वो देखा. आपने हर जगह ट्रिक्स देखी. यू आर ऑलवेज कॉलिंग इट एज एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि आप हमेशा ये देख रहे थे कि आप किस तरह डिफरेंशिएशन का रिवर्सल करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, इफ आई कॉल इट आस्क यू टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो अब क्योंकि आपको इंडेफिनेट आता होगा इसलिए आप इसका आंसर इमीडिएटली देख सकते हो. बट द नॉनदलेस द व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट कि मुझे कुछ ऐसा फंक्शन यहां लिखना है, मुझे cos x का जो इंटीग्रेशन होगा कोई ऐसा फंक्शन मुझे यहां लिखना है जिसका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव दैट शुड बी cos x. और जब मैं इस अंदाज से सोचता हूं तो ऑब्वियसली द आंसर दैट आई गेट वुड बी sin x, क्योंकि जो sin x का डेरिवेटिव होगा दैट वुड बी cos x. इसलिए जो cos x का एंटी डेरिवेटिव होगा, एंटी डेरिवेटिव, एंड फ्रॉम हियर ओनली दैट वी गॉट द वर्ड एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि जो एंटी डेरिवेटिव होगा cos x का, जिसे हम इंटीग्रल कहते हैं, दैट वुड बी sin x, एंड ऑब्वियसली वी ऐड द इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c, एंड वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई डू वी ऐड द इंटीग्रल कांस्टेंट. बट जो पूरा का पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था वो पूरा का पूरा इसी चीज पे बेस्ड था कि हम लोग किसी तरह से एंटी डेरिवेटिव निकाल लें. एंड वी हैव सीन ऑल दी स्ट्रैटेजीज, ऑल दी मेथोडोलॉजीज, ऑल दी डिफरेंट मेथड्स लाइक सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एक तरीके से आपको रिलेट करना शुरू करेगा. इट वुड स्टार्ट रिलेटिंग व्हाट एग्जैक्टली डज एन इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट, ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है उससे आपको रिलेट करना शुरू करेगा. एंड ऑब्वियसली यू वुड ऑल्सो नो दैट कि जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जैसे सपोज दिस इज द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वी आर डिस्कसिंग, तो ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसे हम इनडेफिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर आखिरी में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी पर वो वेरी करेगी. सी कैन बी एनी रियल नंबर. जब पर इसी चीज को आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में करोगे तो you'll get a definite answer. आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी नहीं आएगा. तो अगर मैं मेथोडोलॉजी के लिए आपको बताऊं कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनेट में देयर आर नो लिमिट्स. बट व्हेन यू इनकाउंटर अ डेफिनेट इंटीग्रेशन यू वुड गेट अ लिमिट्स ऑन द इंटीग्रल साइन. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी फंक्शन cos x के इंटीग्रेशन की बात करूं और इसमें एक लोअर लिमिट लगा दूं 0 से लेकर π/2, तो ये जो 0 और π/2 लिमिट्स हैं, दिस 0 इज द लोअर लिमिट एंड ये जो π/2 इज द अपर लिमिट, दीज आर द लिमिट्स ऑफ x. वो कैसे होती हैं, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उसे हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो दिस लेक्चर वुड बी ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट टू यू, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट करना सीखेंगे. एंड वी वुड ऑल्सो इनिशिएट द डिस्कशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपकी पूरी नॉलेज जो आपने इनडेफिनेट में गेन कर रखी वो तो लगी ही लगेगी, और साथ में एडिशनल प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या अदरवाइज बहुत हेल्पफुल होंगी. सो अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास इनडेफिनेट था, दिस वाज अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दैट आई हैड, एंड नाउ आई हैव रिटन इट एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया है कि जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रल है उसको किस x की लिमिट्स, दीज आर लिमिट्स ऑफ x, जो वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन है. दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट. तो ऑब्वियसली इसको करना बहुत ही सिंपल है. मेथोडोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो व्हाट इज cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x. cos x जो है उसका जो इंटीग्रेशन दैट इज sin x. आप चाहो तो प्लस c लिख सकते हो. दिस इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज अ कांस्टेंट, इट डज नॉट वेरी. अब इसमें आप लोअर लिमिट्स लगा दो 0 और π/2. तो करना क्या आपको, ये जो π/2 है और ये जो 0 में किसकी लिमिट्स थी, x की, तो एक बार आप π/2 डालोगे तो यू विल गेट sin π/2 प्लस सी. तो जो आपके पास इंटीग्रेशन के बाद आउटकम आया है उसमें आपने x की अपर लिमिट डाल दिया, तो ऑब्वियसली x वाज प्रेजेंट हियर ओनली, तो साइन ऑफ π/2 प्लस सी माइनस फिर लोअर लिमिट डाल देते हो, तो दिस इज साइन ऑफ 0 प्लस सी. सी एंड सी गेट कैंसल्स, क्योंकि वो अपर लिमिट के पुट करते समय भी आया और लोअर लिमिट के समय भी पुट करते समय आया. एंड व्हाट इज साइन ऑफ π/2, 1.
Sin of pi by 2 is 1. And what is sin of 0? 0. So outcome came out to be 1. This outcome that has come is a definite answer. And इसीलिए क्योंकि हमारे पास जैसे हम किसी इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास एक डेफिनेट आंसर आता है, इस कारण से इस इंटीग्रल को हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। जबकि जब हम लिमिट्स नहीं पुट कर रहे थे तो हमारा जो आउटकम आ रहा था उसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा था c, जो कि है तो कांस्टेंट पर उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। नाउ ये जो मैंने आपके सामने एक आउटकम निकाला है, इसी को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद और एनालाइज करेंगे, पर इस आउटकम को आप याद करके रखना। द आउटकम दैट 0 से लेकर पाई बाय 2 cos ऑफ x dx, सी द वे आई एम रीडिंग आउट, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 cos x dx, ये आउटकम हमारे पास क्या है 1। इस आउटकम को अब हम लोग ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल इसलिए पिक कर लिया बिकॉज बाय एसोसिएटिंग अ थ्योरी विद एन एग्जाम्पल इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। और इस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आप ये रियलाइज करोगे कि जो चीज आप हमेशा से सुनते आए थे, आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिंग द स्मॉल पार्ट्स। अब ऐड करके स्मॉल पार्ट्स को ऐड करके क्या मिलने वाला है, व्हाट आर वी अबाउट टू गेट बाय एडिंग द स्मॉल पार्ट्स, that is what we are about to do next, that is the geometrical interpretation of definite integration. So students, when we say geometrical interpretation of definite integration, इसका क्या मतलब, इन पूरे इंटीग्रेशन को अब हम ज्योमेट्रिकली इंप्लाई करने वाले हैं। तो याद रखना, दिस इज एन आउटकम दैट वी जस्ट गॉट, एंड इसका रेफरेंस हम लोग आगे इस लेक्चर में लेने वाले हैं, तो अपने नोट्स में जरूर लिख लेना इस चीज को। नाउ जब हम कहते हैं सपोज देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, तो सपोज देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, और इस फंक्शन के आगे जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं fx dx, तो व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन, एंड ऑब्वियसली उसके बाद हम एक लोअर लिमिट लगाने वाले हैं और अपर लिमिट लगाने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा कि इंटीग्रेशन का मतलब है एडिंग द स्मॉल पार्ट्स, तो किस स्मॉल पार्ट्स को ऐड कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए इस फंक्शन जिसको हमने अज्यूम किया है, इसका एक हाइपोथेटिकल ग्राफ हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू fx का कर्व कुछ ऐसा है ना। अब जैसा मैंने कहा था, इनडेफिनेट को तो हमेशा हम लोग एज एन एंटी डेरिवेटिव के रूप में संबोधित करते हैं, पर लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। क्यों? उसका रीजन है कि इंटरप्रेट करने के लिए इट्स नेसेसरी कि जो आपका वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, हु इज द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, x, तो जो वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। तो सपोज यहां पर जो वेरिएबल ऑफ द लिमिट्स था वो x था, उसकी लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है b, तो सपोज दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू b, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू fx। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक बहुत ही पतली से एक स्ट्रिप लेने वाला हूं। सो आई एम अबाउट टू टेक अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप कहीं बीच में, सपोज दिस इज द पॉइंट x, तो सपोज दिस इज द पॉइंट x, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन के ऊपर पॉइंट होगा दैट इज x, fx। ऑब्वियस ही बात है, अगर x पॉइंट है तो इसके ऊपर वाला पॉइंट भी x होगा, और x को यहां पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा fx, और इस पॉइंट x पे आपने एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ली है। ये इतनी पतली है कि इसकी जो विड्थ है उसे हम मान लेते हैं dx, इसकी जो विड्थ है हम इसे क्या मान लेते हैं dx, और ऑब्वियसली इसकी हाइट क्या होगी, अगर आप देखो तो इस पॉइंट को अगर मैं a नाम देता हूं तो इस पॉइंट की जो y कोऑर्डिनेट है वो fx है, देयरफॉर इसकी जो हाइट होगी दैट वुड बी fx। तो अगर मैं तुमसे कहूं ये जो पतली सी मैंने स्ट्रिप यहां पे अज्यूम कर रखी है, इसका एरिया क्या होगा, द एरिया ऑफ द स्ट्रिप वुड बी, क्योंकि हमने बहुत ही पतली से स्ट्रिप ले रखी है, तो आप देख सकते हो यहां पर ही दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रिप है अगर आप ध्यान देंगे दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, द लेफ्ट बाउंड्री इज अ स्ट्रेट लाइन, द राइट बाउंड्री इज अ स्ट्रेट लाइन, द बॉटम में देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर कर्वेचर है तो यहां पर है, ओनली द टॉप दिस साइड हैज अ कर्वेचर। तो क्योंकि मैं इस स्ट्रिप को बहुत ही पतली ले रहा हूं, इस कारण से इस कर्वेचर को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, और क्योंकि अगर इस कर्वेचर को मैंने इग्नोर कर दिया, व्हाई एम आई इग्नोरिंग दिस कर्वेचर, इट्स ओनली पॉसिबल इफ आई टेक अ वेरी वेरी थिन स्ट्रिप, dx विड्थ की स्ट्रिप ले रहा हूं मैं। तो जब मैं इस विड्थ को इग्नोर कर देता हूं
तो दिस वुड एक्ट एज अ रेक्टेंगल, दिस वुड बी दी हाइट एंड दिस वुड बी दी ब्रेथ या लेंथ और ब्रेथ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. सो वॉट वुड बी द एरिया, द हाइट इंटू द ब्रेथ. तो हाइट जो है वो fx है और जो इसकी विड्थ है वो हो गई dx. तो दिस इज द एरिया ऑफ दिस थिन स्ट्रिप दैट आई हैव हाइलाइटेड. अब अगर x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b जो मैंने बाउंड्रीज बना रखी हैं, इन बाउंड्रीज के बीच में इस तरह से मैं और भी पतली पतली स्ट्रिप्स ले लूं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हो सकती हैं, और इन सारी पतली पतली स्ट्रिप्स को मैं ऐड कर दूं, तो आपको याद होगा ऐड करने के लिए हम यूज करते थे साइन ऑफ समेशन. समेशन का मतलब है एडिंग ऑल द स्मॉल स्मॉल टर्म्स टू गेट अ बिगर पिक्चर या बिगर सम निकालने के लिए. उसी तरह से अगर मैं इस तरह से पतली पतली हर स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं और उन पतली पतली स्ट्रिप्स को कहां से शुरुआत करूं, x इक्वल टू a से शुरुआत करूं और x इक्वल टू b तक इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स जो मैं बनाऊंगा उनको इनफाइनाइट जो स्ट्रिप्स होंगे उनको मैं ऐड कर दूं उनके एरिया को, तो व्हाट वुड आई गेट, आई वुड गेट द एरिया बाउंडेड विद बाय दिस फंक्शन. आई विल गेट द एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन एंड द x एक्सिस, जिसको अगर मैं शेड करना चाहूं, सो आई विल यूज अ डिफरेंट कलर टू शेड इट. तो अगर मैं इसको शेड करना चाहूं तो मैं बहुत ही लाइट कलर से शेड कर देता हूं. दिस इज द एरिया दैट विल गेट, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन the x-axis between x equal to a and x equal to b. और ये जो समेशन का साइन है वो तब लगता अगर हमारे पास कुछ फाइनाइट टर्म्स होती या आपके पास एन टर्म्स होती. यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स है और वो सबके सब बहुत ही छोटी छोटी हैं, तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगाकर, जैसा हमने कहा इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिंग द स्मॉल पार्ट्स, तो समेशन साइन इज replaced by the integration sign and the area of each strip is fx into dx. तो दिस इज द एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप. इंटीग्रेशन का मतलब एडिंग ऑल दी स्ट्रिप्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम x बीइंग a टू x बीइंग b. तो x की लिमिट कहां से शुरुआत कर रहे हैं, इस रेंज की a से लेकर b तक. तो जो पहला सबसे पहली स्ट्रिप होगी वो x इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग होगी. और आप देख सकते हो अगर मैं यहां पर इसे आपको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, ये x इक्वल टू a है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा a fa होगा. तो इस विड्थ, इस स्ट्रिप की जो विड्थ होगी उसने हमें dx ले रखा है और इसकी हाइट क्या होगी f ऑफ a. तो जो पहली स्ट्रिप होगी दैट वुड बी a इंटू एफ ए, है ना, सॉरी fa इंटू dx. क्यों, क्योंकि द हाइट इज fa एंड द विड्थ इज dx. ऐसे अगली वाली लेंगे, उसके बाद अगली वाली लेंगे, और इन सारे एरियाज को ऐड करने के लिए हम जो साइन यूज करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन. और यहां पर आता है वो बात दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिंग द स्मॉल पार्ट्स, एडिंग द स्मॉल पार्ट्स टू गेट अ बिगर पिक्चर एंड वी आर पुटिंग द लिमिट ऑन x. नाउ इट्स ऑब्वियस कि जो लिमिट्स होती हैं वो उसी वेरिएबल की होती हैं, दैट इज द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन. तो हम इसे x इक्वल टू a या x इक्वल टू b लिखने की जरूरत नहीं होती है. सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? This represents the area. This represents the area bounded by कौन, bounded by y is equal to fx, comma x axis and between x is equal to a and x is equal to b. पर यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको ऐड कर देता हूं. जो एरिया क्वांटिटी होती है वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, पर यहां पर जो हमारे पास एरिया आएगा, obviously you know that integration can be a positive also and can give you a negative outcome also, so it gives you vector area. तो यहां पर हम ऐड करते हैं vector area. Now why do I call it vector area? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के जस्ट बाद जो चैप्टर आता है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, उसका नाम है एरिया अंडर कर्व. और वहां पर बस जो आप ये सीख यहां ले रहे हो वो वहां पर आपको इसी चीज का ध्यान रखना होगा कि वहां पर स्केलर एरिया है और यहां पर हम वेक्टर एरिया निकालते हैं. व्हाई डू वी कॉल इट वेक्टर एरिया? बिकॉज ये जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. अरे इंटीग्रेशन करेंगे, आउटकम आएगा, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आउटकम पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. पर ये जो आउटकम पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा वो क्यों आएगा? उसका रीजन होगा क्योंकि यहां पर ये जो fx आप पुट कर रहे हो, ये जो fx आप पुट कर रहे हो, दिस fx, that is the value of the function. Now if the value of the function is positive, the area of the strip would come out to be positive. And if the value of the function is negative, when would the value of the function be negative? अगर ये ग्राफ x axis के नीचे होता तो the value of the function would have been negative. तब area of that strip would have come out to be negative. तो this area is a vector area to get. Addition of vector areas. अगर exactly बोलूं तो it is the addition of vector areas. तो जितने भी addition of vector areas होंगे उनको आप ऐड कर लेते हो ये पतली पतली स्ट्रिप्स को, एंड दैट इज व्हाट
द डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स। तो अगर मैं इन सारी चीजों को मैं मिटा दूं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल बी लर्निंग इन अ मच मोर इलैबोरेट मैनर इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एरिया अंडर कर्व, क्योंकि वहां पर यही करना है आपको। द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपने सीखा होगा इस चैप्टर में, उसे आप वहां पर अप्लाई करोगे। नॉनदलेस, बिफोर वी इनिशिएट आवर डिस्कशन स्पेसिफिकली नॉट यूजिंग द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, स्पेसिफिकली अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करना चालू करें, उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी था कि जो आउटकम्स हमारे पास आने वाले हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन a से लेकर b fx dx, व्हाट वुड इट आइडली रिप्रेजेंट? इट वुड आइडली रिप्रेजेंट द सम ऑफ, सम क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है एडिंग द स्मॉल पार्ट, सम ऑफ वेक्टर एरियाज bounded by the function y is equal to fx, comma x axis, comma x is equal to a and x is equal to b। तो x equal to a और x equal to b जो होंगी बाउंड्री कंडीशंस होंगी। और अगर मेरे पास बहुत ही सिंपलिस्टिक से केस की बात करें, अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि टोटली अबव एक्स एक्सिस होगा, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सो इफ आई एम शेडिंग दिस एरिया एंड इफ आई वांट टू फाइंड दिस एरिया, तो दिस एरिया ए which is bounded between the function y is equal to fx, the x axis between x equal to a and x equal to b, would straightforwardly come by the outcome integration a से लेकर b fx dx। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वेक्टर एरिया है और यहां पर आपने जो a लिखा है दैट स्टैंड्स फॉर द स्केलर एरिया, क्या ये दोनों बराबर होंगे? यस। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि स्केलर और एरिया ऑब्वियसली पॉजिटिव आता है, और इस पूरे इंटरवल में आप देख सकते हो जो fx है वो पॉजिटिव है, जो स्ट्रिप्स होंगी वो पॉजिटिव एरिया ही दे रही होंगी। तो जब उन्होंने सारे पॉजिटिव एरियाज को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट द सेम आउटकम दैट यू डिजायर, अगर आपको स्केलर एरिया निकालना होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन वेक्टर एरिया निकालता है। अब यहां पर ये चीज समझना बड़ा मुश्किल है या फिर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि स्केलर एरिया क्या और वेक्टर एरिया क्या है, पर मैं लेट मी टेक अ डिफरेंट केस। सपोज मेरे पास एक सेकंड सिनेरियो होता जहां पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और जो फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, उसका जो कर्व है वो बिलो एक्स एक्सिस है हर जगह। तो और दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू a, this is the line in fact x equal to a and this is the line x equal to b, है ना। तो ये पॉइंट जो होगा अगर देखा जाए तो a, 0 होगा, ये जो पॉइंट होगा b, 0 एंड दिस इज द ग्राफ y is equal to fx and I want to find this area, स्केलर एरिया। तो ये अगर एरिया मुझे निकालना है तो आप देख सकते हो यहां पे जो मैंने आपको अभी थोड़ी सी लिमिटेड नॉलेज दी है, याद रखना ये जो नॉलेज है एरियाज की वो और एलैबोरेट होकर आएगी इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड वी आर नॉट डिवोटिंग द होल लेक्चर ऑन दिस थिंग, बट आपको इतना रियलाइज होना चाहिए कि अब अगर यहां पर आप एक पतली सी स्ट्रिप लोगे तो वो जो पतली सी स्ट्रिप होगी उसका जो fx होगा एट एनी पॉइंट x, दिस पॉइंट वुड बी x, fx, उसका fx आएगा नेगेटिव, क्योंकि उसकी हाइट आ जाएगी नेगेटिव, fx जो है नीचे है तो वो नेगेटिव आएगा, और क्योंकि नेगेटिव आएगा तो ये जो एरिया होगा इस पतली सी स्ट्रिप का वो दैट वुड बी नेगेटिव। और जब सारे के सारे एरिया की बात करें, इस पूरे इंटरवल की बात करें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच के एरिया की बात करें, तो आप देख सकते हो सारे के सारी पतली पतली जो स्ट्रिप्स होंगी वो सारी नेगेटिव एरिया की आएंगी। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे फंक्शन को a से लेकर b fx dx, तो आप देख सकते हो, आई जस्ट शिफ्ट इट हियर, आप देख सकते हो कि ये जो राइट साइड है दैट वुड गिव यू नेगेटिव आउटकम, द इंटीग्रेशन ऑफ fx dx एडिंग द स्मॉल स्ट्रिप्स, द एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप्स between x equal to a and x equal to b would give you a negative area, but I need the scalar area, तो आप इसके आगे मॉड लगा दोगे। मॉड लगाने का मतलब यह है कि भाई जो भी आउटकम आएगा उसको आप पॉजिटिव बना दोगे। अब इतनी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी और बारीकियों में आप जाएंगे ड्यूरिंग दिस डिस्कशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट लेक्चर या इन द नेक्स्ट टॉपिक। अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक को एंड करें एंड वी मूव फॉरवर्ड टू आवर फर्दर प्रॉपर्टीज एंड डिस्कशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर ऐड कर देता हूं। एक आउटकम था जो हम लोगों ने जस्ट पहले लिखा था, यहां पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 cos x dx, आउटकम हमने 1 निकाला था। ये मेथोडोलॉजिकली कैसे निकला था वो भी आपको पता है, उसे और अभी हम देखेंगे ही, डिस्कस करेंगे ही। उसका रीजन है बोथ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें या डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें,
हम बोथ इन दोनों चैप्टर्स को एज अ टूल पढ़ते हैं। टूल मतलब वो एक मैथमेटिकल टूल है और उसका जो एप्लीकेशन है वो हम एरिया अंडर कर्व में देखते हैं, या आगे चलकर एक और चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आप लोगों ने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा तो पहले आपने डिफरेंशिएशन को एज अ टूल पढ़ा कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फंक्शन को, उसके बाद उसका एप्लीकेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में देखा। उसी तरीके से अभी ये तो दोनों चैप्टर्स हैं इनडेफिनेट एज वेल एज डेफिनेट, ये इंटीग्रेशन के टूल्स हैं जिनको आपको आने चाहिए। जब एक बार ये आ जाएंगे आपको, उसके बाद फिर आप ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके आउटकम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके और बारीकी में आप रिसर्च करते हो या समझते हो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको याद होगा ये मैंने जो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लिखा है, ये मैंने आउटकम लिखा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। अब जब आप मेथोडोलॉजिकली बात करें, अगर आप किसी इंटीग्रेशन पे लिमिट लगा लेते हो तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका आउटकम आया है उस पर आप एक लोअर लिमिट लगाओगे और अपर लिमिट लगाओगे। ये लिमिट्स किसकी हैं? वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन जो कि x है। तो आप पहले अपर लिमिट डालते हो तो दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस सी माइनस, फिर लोअर लिमिट डाल देते हो x की, तो दिस इज साइन ऑफ 0 प्लस सी। द इंटीग्रेशन वेरिएबल गेट्स, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन गेट्स कैंसल्ड। इसलिए अगली बार से मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखूंगा ही नहीं इस पूरे चैप्टर के दौरान, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है। फ्रॉम हियर दिस वुड बी 1 माइनस 0, द आउटकम केम आउट टू बी 1। अब ये 1 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका रीजन है कि अगर आप y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं, तो अगर आप y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं, क्योंकि लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 है, क्योंकि लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 है, तो बहुत ज्यादा इलेबोरेट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं, है ना। दिस इज द पॉइंट 0 जहां पे फंक्शन cos x की वैल्यू 1 होती है। दिस इज पाई बाय 2, दिस ऑब्वियसली इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज द पॉइंट 2 पाई, नहीं दिस इज द पॉइंट पाई एंड दिस इज द पॉइंट 3 पाई बाय 2। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब अगर बात करें कि आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे थे, ये जो cos x का फंक्शन है, ये cos x का ग्राफ है, उसे आप इंटीग्रेट करते थे 0 से लेकर पाई बाय 2। मतलब यहां पे आपने एक पतली सी स्ट्रिप ली होगी और उस पतली सी स्ट्रिप को आपने ऐड करना चालू कर लिया, एडिंग द स्मॉल पार्ट्स, तो यू विल गेट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equal to cos x, the x axis between x is equal to 0 and x is equal to pi by 2. This is the area, and ये जो एरिया है आप देख सकते हो पॉजिटिव एरिया होगा। क्यों? क्योंकि एनीथिंग दैट इज अबव x एक्सिस while doing integration gives you a positive outcome। और अगर यही कर्व x एक्सिस के नीचे होता, मान लो आगे का इंटरवल होता, तो इट वुड गो बिलो द x एक्सिस, तो नेगेटिव एरिया आ जाता। तो दिस एरिया जो कि 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में है, दिस इज द फुल एरिया दैट यू हैव। दिस एरिया सिंस इट्स टोटली अबव x एक्सिस वुड गिव यू अ पॉजिटिव आउटकम जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, और वही सी का आउटकम 1 आया है। इनफैक्ट अगर आगे चलकर मैं आपसे बोलता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एरिया, तो आप बोलोगे अगले चैप्टर ऑनवर्ड दिस इज 1 स्क्वायर यूनिट। अब वहीं अगर इसी डिस्कशन में मैं आपको कहूं कि आप लिमिट्स को चेंज कर दो, आप 0 से पाई कर दो cos x dx, तो आपको मालूम है cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। जैसे मैंने कहा, अब मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि वैसे भी कैंसिलेशन हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू, लिमिट्स लगाओगे यहां पे 0 से पाई। जब आप लिमिट्स लगाओगे 0 से लेकर पाई, तो पहले आप x की जगह जो वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन था उसमें पाई डालोगे, दिस इज द अपर लिमिट, साइन ऑफ द अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ द लोअर लिमिट। तो दिस वुड बिकम व्हाट? साइन ऑफ पाई इज 0 एंड साइन ऑफ 0 इज 0, द आउटकम कम्स आउट टू बी 0। सर ये 0 क्यों आया आउटकम? क्योंकि अगर आप अब वापस से इसी फंक्शन को, इसी ग्राफ को दोबारा देखो, क्योंकि इसी ग्राफ के रिलेटेड हमने आउटकम निकाला है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ देखूं दोबारा, तो दिस वाज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x, दिस इज द पॉइंट 0 जहां पे cos x की वैल्यू 1 आती है, दिस इज द पॉइंट पाई बाय 2 एंड दिस इज द पॉइंट पाई जहां पे वैल्यू -1 आई है। दिस आंसर दैट हैज कम, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू निकाला है, पर ये ज्योमेट्रिकली 0 क्यों आ गया ये समझना भी तो जरूरी है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि लिमिट्स थी 0 से पाई, तो वी वर फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन द x एक्सिस बिटवीन 0 से लेकर पाई। अब यहां पे आप देख सकते हो 0 से पाई बाय 2 के बीच में पॉजिटिव स्ट्रिप्स होंगी, पॉजिटिव एरियाज आएंगे क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और पाई बाय 2 से पाई के बीच में वही नेगेटिव आएंगी। ड्यू टू सिमेट्री जितना पॉजिटिव आउटकम आया होगा, जो भी एरिया पॉजिटिव आया होगा, वैसे आपको मालूम है ये एरिया 1 आया था, है ना, इंटीग्रेट करने पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा भी है, आउटकम 1 आया था। सिमेट्री के अनुसार पाई बाय 2 से लेकर पाई तक ये जो इंटीग्रेशन करते तो उसका आंसर -1 आता, एरिया 1 होता, पर डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स यू वेक्टर एरिया। तो ऊपर वाले
जो स्ट्रिप्स होते हैं वो +1 दे देते हैं 0 से π/2 तक एरिया, और फिर π/2 से π तक वेक्टर एरिया -1 आ जाता। और जब आप इनको ऐड कर रहे हो, बिकॉज यू आर समेशन सबको ऐड कर रहे हो 0 से लेकर π तक, तो +1 और -1 एक दूसरे को काट देते और इसलिए आउटकम आ गया 0। तो सर अगर हमें एरिया निकालना होता तो क्या करते? अगर हमें एरिया निकालना होता, क्योंकि ये एरिया जो आया है, ये जो आउटकम आया है, ये तो सम ऑफ द वेक्टर एरियाज आया है। अगर मुझे एरिया निकालना होता, क्योंकि आइडियली एरिया आना चाहिए 2, तो वो स्केलर एरिया होता, वो हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, वो हम एरिया अंडर कर्व में करेंगे। वहां पे जो एरिया पॉजिटिव आ रहा होगा उसको तो पॉजिटिव ही रखेंगे, पर जो एरिया नेगेटिव आ रहा होगा उसको हम मॉड लगाकर पॉजिटिव बनाएंगे। तो आई गेस दिस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज दैट आर अबाउट टू कम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आपको ये सारे के सारे आउटकम्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सो लेट अस नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। Now when I say properties, these are outcomes that you should be able to remember, और इन outcomes या properties के थ्रू आप जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसको और आसानी से कर लोगे। आई विल मेक वन थिंग वेरी क्लियर हियर, जो नॉलेज आपने इनडेफिनेट में सीखी है वो तो आपको यूटिलाइज करनी ही करनी है। वो सारी मेथोडोलॉजीज, वो सारी चीजें जो आप लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा वो तो यूटिलाइज करना ही करना है। साइमल्टेनियसली अराउंड देयर विल बी अ क्लोज टू अराउंड 12 to 13 प्रॉपर्टीज कह लो या आउटकम्स, जो कि आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन की पूरी प्रोसेस को और स्मूथन अप और इजी कर लेंगे। सो लेट अस मूव टू प्रॉपर्टीज एंड आउटकम्स। तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ डू द फर्स्ट आउटकम। ये जो पहला आउटकम है दैट इज अ जनरल मेथोडोलॉजी जो कि हम अप्लाई करते हैं while doing definite integration, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो भी चीज हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला आउटकम है दैट्स द बेसिक मेथोडोलॉजी, जिसके कारण आउटकम नंबर 1 लिख रहा हूं। याद रखना मैं 2 नंबरिंग चलाऊंगा, एक नंबरिंग प्रॉपर्टीज की होंगी और कुछ नंबरिंग्स आउटकम्स की होंगी। तो ये पहला आउटकम है दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग। ये जो पहला आउटकम है दैट्स द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि कहता है कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है स्मॉल f(x) और उसका जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो है gx प्लस सी। तो इफ यू हैव इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दिस आउटकम रिलेट्स द इनडेफिनेट टू डेफिनेट। तो अगर आपके पास एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, एक फंक्शन है f(x), उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है gx प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देन आपके पास अगर सेम फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाए फ्रॉम द इंटरवल a से लेकर b, द लोअर लिमिट इज a एंड द अपर लिमिट इज b, और बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूं ये जो लिमिट्स हैं किसकी हैं, वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन की दैट इज x। तो ये आउटकम होगा जो gx होगा प्लस c हट जाएगा, यू नो दिस, एंड वील पुट द लिमिट्स लाइक दिस a से लेकर b, एंड देन विल फर्स्ट पुट द अपर लिमिट x हियर, तो दिस विल बी gb प्लस c माइनस फिर हम लोअर लिमिट डालेंगे तो दिस वुड बी g ऑफ a प्लस c। सो फ्रॉम हियर c एंड c वुड गेट कैंसल एंड द फाइनल आउटकम वुड बी gb माइनस ga। अब जैसा मैंने कहा था आई वुड नॉट बी नाउ इंट्रोड्यूसिंग द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हम इसको सीधा कह सकते हैं दिस वुड बी gx, और इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे कुछ इस तरह से, एंड दिस वुड द आउटकम दैट विल गेट। तो लेट अस डू वन थिंग, हर आउटकम पे वील मेक अ टारगेट कि हम लोग कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर करें, और अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी तो वील डू अराउंड 4-5 क्वेश्चंस, है ना। एंड जो आपके पास मटेरियल होगा या शीट होगी उसके ऊपर इन बेसिक आउटकम्स या बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम सीखने वाले हैं, है ना, उनके ऊपर आप कम से कम नहीं तो हर प्रॉपर्टी पे 10 से 12 क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपको एक्सपर्टीज गेन होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट वेरी बेसिक आउटकम कि कैसे हम मेथोडोलॉजिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। So let us initiate our discussion by taking some very basic questions, जहां पर आपको किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना होगा, फिर अकॉर्डिंगली लिमिट्स पुट करनी होगी। तो यू कैन नेम दिस आउटकम एज अप्लाइंग द लिमिट्स, है ना, बेसिक आउटकम है अप्लाइंग द लिमिट्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल दैट वी हैव हियर इज इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। I'll write one more example. एग्जाम्पल नंबर 2 है इवैल्यूएट 0 से लेकर इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, सो दिस इज द आउटकम, दीज आर द 2 इंटीग्रेशन दैट वी नीड टू डू। कई बड़े सिंपलिस्टिक से भी हैं, उनको मैं मिस दे रहा हूं, वो आप अपनी बेसिक रेफरेंस बुक से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं
तो मेक इट अ नोट कि हमेशा जब भी आप किसी इंटीग्रल को निकालते हो तो उसको आई जरूर अज्यूम कर लिया करो। रीजन आपको पता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा है कई बार लूप सा बन जाता है, साइक्लिक सा एक्सप्रेशन आ जाता है। तो मैंने इस इंटीग्रेशन को आई नाम दे दिया है, और अब इसमें सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं कि यहाँ पे लिमिट्स हैं x पे, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं जो मेरे पास फंक्शन है। तो आपको मालूम है इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। इस 2 को मैं ले सकता हूँ 1 प्लस 1, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वुड बी नथिंग बट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आई एम डूइंग द इंटीग्रेशन पार्ट वेरी स्विफ्टली और तेजी से, रीजन बीइंग यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड, यू शुड बी इनफैक्ट वेल वर्स्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ इनडेफिनेट। अगर आपको इनडेफिनेट करने में अभी भी हिकअप्स हैं या फिर यू आर स्लो इन डूइंग योर इनडेफिनेट, तो यू शुड बी रिवाइजिंग योर इनडेफिनेट बिफोर यू मूव टू द डेफिनेट पार्ट। नाउ दिस वुड रिजेंबल अ वेरी बेसिक फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस वुड बी नथिंग बट, अच्छा लिमिट्स क्या है, अभी मैंने इसमें इंटीग्रेशन में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी जो मेरे पास फंक्शन था उसी को मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, द लिमिट्स आर द सेम हियर। अभी मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूं, सिंपली इंटीग्रेट कर रहा हूं, उसके बाद आखिरी में लिमिट्स लगा दूंगा। सो आई कुड हैव अवॉइडेड द लिमिट्स ऑल्सो, फाइनली पुट कर सकता था, पर नॉनदलेस दिस इज -1 से लेकर 1 द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब अगर इस इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम ही होगा, इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, और लिमिट्स हो जाएंगी किस पे, -1 से लेकर 1। दीज आर द लिमिट्स ऑफ x, द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन। अब आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट डालोगे, प्लस c मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आपको मालूम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप 1 डालोगे तो क्या आएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x के 1 डालोगे तो 1 प्लस 1, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस द लोअर लिमिट, फंक्शन का मैं लोअर लिमिट डाल देता हूं, तो x का -1, तो -1 प्लस 1, दिस वुड कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। यू नो tan इनवर्स ऑफ 2 तो चलो कोई ना कोई आउटकम होगा, कोई ना कोई एंगल होगा जो हमें नहीं पता, बट tan इनवर्स ऑफ 0 is 0, so the final answer would come out to be tan inverse of 2. You can very well see this answer that has come is definite, और इसी कारण से क्योंकि you are getting a definite answer, this chapter, this outcome is known as a definite integration. Let's do this second one. ये जो लिमिट्स हैं 0 से इन्फिनिटी हैं, these limits are from 0 से इन्फिनिटी। तो let's do the second one. So अभी मैं जो एग्जाम्पल्स ले रहा हूं उनके अंदर मैं simply I am just integrating and then finally I am putting the limits. क्या ऐसा हमेशा करना होगा? नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास प्रॉपर्टीज आती जाएंगी आप देखोगे कि आप जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको आसान कर देंगी आने वाली प्रॉपर्टीज, क्योंकि लिमिट्स होंगी तो आप उन लिमिट्स में कुछ प्रॉपर्टीज को लगाकर जो आपके पास इंटीग्रेशन की जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी बड़ा आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो लेट इट बी आई, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी। बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आगे चलकर अभी मुझे आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाना है, तो याद रखना ये लिमिट्स किसकी हैं, वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन की, जो कि क्या है, x की लिमिट्स हैं ये। सो दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। यू वेरी वेल नो इस तरह के एक्सप्रेशंस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। So this is very simple, you can do it yourself. This would be 1/5 integration of 1 upon x square plus 4 minus 1 upon x square plus 9 dx. जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो दिस वुड ब्रेक इनटू 2 फैक्टर्स। आप देख सकते हो जब आप एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 4 वुड बी 5, 5 and 5 वुड कैंसिल एंड द लिमिट्स आर द सेम। अभी तक द वेरिएबल ऑफ द लिमिट इज x और लिमिट्स वही रही। अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन लग दिया, अब इनको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हो, ये तो बेसिक आउटकम है। आई गेस यू ऑल रिमेंबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स ऑफ 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a। इस आउटकम का यूज करने वाला हूं मैं, दिस इज एन आउटकम दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग, प्लस c ऑब्वियसली। तो इस आउटकम को अगर मैं यूज करता हूं यहां पर तो दिस इज 1/5, पहला आउटकम आएगा 1/2, क्योंकि ये 4 जो है इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ और जो 9 है उसको 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 अप्लाइंग दिस आउटकम माइनस 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3 एंड देन आई विल पुट द लिमिट व्हिच इज 0 से लेकर इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? नाउ अब लेट्स प्लग इन द वैल्यूज आउट हियर। आपको मालूम है 0 डालने पे तो tan इनवर्स ऑफ 0 आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0। नॉनदलेस अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 1/5 तो बाहर है ही, यहां पर क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बाय 3 माइनस 1/3 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बाय 2 एंड दिस इज इन्फिनिटी बाय 3। दिस इज द अपर लिमिट बीइंग पुट।
let me just put the lower limit also for once. The lower limit of the variable x is 0, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0/2 माइनस 1/3 tan इनवर्स ऑफ 0/3. अब आपको दिख रहा होगा tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. ∞/2 हो या ∞/3 हो, इन्फिनिटी ही होगा. tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है, तो you'll get the outcome 1/5 1/2 into π/2 minus 1/3 into π/2. From here you'll get 1/5. This would be π/4 minus π/6. इसको आप एलसीएम लेंगे तो this would be π/5, पाई बाहर आ जाएगा, by 5. The LCM would be 12. This would be 3 minus 2. Finally it would be 1/12. Answer आएगा π/60. Please write this answer π/60. Now what I'm about to do, ये चीज़ बार बार आगे भी होगी क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अटेम्प्ट करना है. तो देयर आर सम आउटकम्स दैट यू कैन प्रूव योरसेल्फ एंड उन आउटकम्स को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे उन आउटकम्स को लगाकर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो. तो आई गेस आपको रियलाइज हो चुका होगा कि कैसे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसकी लिमिट्स थी 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया. प्योरली पहले पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू फंक्शन को इंटीग्रेट किया और यहाँ पर लिमिट्स लगा दी. यहाँ तक इंटीग्रेट करके निकाला और यहाँ पे हमने अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट कर दिया और हमारा आंसर आया π/60. अब मैं एक छोटा सा आउटकम यहाँ पर हैशटैग डाल के लिखवा देता हूँ और वो जो आउटकम है यू शुड यूज फॉर ऑब्जेक्टिव सिनेरियोज, है ना. वो जो आउटकम है वो आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर लें. दीज आर सम आउटकम जो कि बार बार आएंगे आपके सामने और ऐसे आउटकम्स को आप हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स के अंदर. तो द आउटकम दैट शुड बी, यू शुड नोट डाउन, उसको मैं क्लाउड में लिख देता हूं और फिर इसी क्वेश्चन में लगा दूंगा. देयर इज अ वेरी फेमस आउटकम, 0 से लेकर इन्फिनिटी x² dx अपॉन x² प्लस a² x² प्लस b² एंड x² प्लस c². तो सपोज इस तरह का आउटकम आता है, इस तरह का इंटीग्रेशन आता है डेफिनेट, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी. तो उसका आउटकम होता है 1/2 a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए. तो इसको आप लोग पॉज करके लेक्चर को इसे नोट डाउन कर लें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक आउटकम और चाहें तो इसे आप प्रूव भी कर सकते हो. आपको मालूम होगा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, 3 फैक्टर्स, उनको पार्शियली आप ब्रेक कीजिएगा और आउटकम निकाल लीजिएगा. ये ठीक है ना, इसको एक टास्क के रूप में भी आप ले सकते हो. बट दिस इज द आउटकम दैट विल गेट. नाउ एज आई एम सेइंग इट, हैशटैग डाल के अपने नोट्स में इसको लिख लें. फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर्स दिस आउटकम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. सब्जेक्टिव पेपर में तो ऑब्वियसली यू वुड हैव टू डू द होल पार्शियल फ्रैक्शन, यू हैव टू शो द पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया था. अब आपको याद होगा इस क्वेश्चन का भी हमने आंसर निकाला है π/60. अब मैं इस आउटकम को इस क्वेश्चन के अंदर लगा के दिखाऊंगा. आप बोलोगे कि सर कैसे लग सकता है, इस आउटकम में न्यूमरेटर में x² है. देखो लिमिट्स तो मैच कर रही है 0 से इन्फिनिटी, पर यहाँ पे न्यूमरेटर में x² होना चाहिए, है ना. और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स होने चाहिए, x² प्लस a², x² प्लस b², x² प्लस c². यहाँ पे कंपेयर करने में 2 ही फैक्टर्स हैं. तो मैं इसको ये लुक देने की कोशिश करूंगा सो दैट मैं आउटकम, ये जो आउटकम इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ. तो ध्यान देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें ये 0 से इन्फिनिटी है, इस आउटकम, इस स्केलेटन को लाने के लिए मैं x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ. तो विल गेट x² प्लस 4, इस 4 को जानबूझ के 2² लिख देता हूँ एंड गेट x² प्लस 9 को लिख देता हूँ 3². और dx तो है ही, है ना. कहीं मैं मिस कर दूं dx को, तो रिमेंबर dx या dt या वॉट एवर इज द डेरिवेटिव, वो तो लिखना ही पड़ता है आपको. अब आप देख सकते हो, लेट्स कंपेयर इट हियर. क्या इसको ये स्केलेटन मिल गया, ऑलमोस्ट मिल गया. x² आ चुका है, लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी हैं, पर सर यहाँ पे a² नहीं दिख रहा. तो ये जो x² है इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 0 का स्क्वायर. अब कंपेयर करो, इजंट इट रिजेंबलिंग दिस. देखो कंपेयर करके देखो, एग्जैक्टली इट रिजेंबल. a की जगह 0 है, b की जगह 2 है और c की जगह क्या है 3. तो यूजिंग दिस आउटकम डायरेक्टली, द आउटकम आंसर वुड बी π/2 0 प्लस 2 a प्लस b 2 प्लस 3 2 प्लस 3 and the final would be c plus a, that is 3 plus 0. So this would be π/2 into 2 4 into 2 plus 3 5 into 3, and you can very well see 4 into 5 is 20, 20 into 3 is 60. So answer would come out to be π/60. Now again मैं बार बार कह रहा हूँ, this outcome that I have written here is specifically for objective papers, जहाँ पे आपको steps नहीं दिखाने और डायरेक्टली आउटकम्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो. बट इफ इट वुड हैव बीन अ सब्जेक्टिव पेपर, तो जिस तरह इस क्वेश्चन को हमने थोड़ी देर पहले पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू किया था,
इस क्वेश्चन को आपको उसी तरह से करना पड़ेगा। सो लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। आपने देखा होगा दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट आई एम पिकिंग, और इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, और अगर डेफिनेट लिमिट्स दे रखी हैं, डेफिनेट बना रखा है, तो अकॉर्डिंगली लिमिट्स को पुट कर देते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस द लोअर लिमिट करते हैं। So let us do one more question and then we'll move to the other outcomes and properties. So the question is you have to evaluate integration. नहीं, evaluate नहीं करना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लिखें if integration 1 से लेकर a 3x square plus 2x plus 1 dx is equal to, sorry, if integration 1 से लेकर a, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको, लिखें चेंज कर लीजिए, if इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k dx इज गिवन टू यू एज 0, यू हैव टू फाइंड k, तुम्हें k निकालना है। सो आपके पास एक इंटीग्रेशन का एक तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन में इक्वेशन दे रखी है, देयर इज अ अननोन हियर k जो आपको निकालना है। तो सिंपली इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस 2x का x स्क्वायर बाई 2 और k का kx तो कांस्टेंट है, और लिमिट लगाओगे 0 से लेकर 1, और ये आउटकम क्या दे रखा है आपको 0। इसके अंदर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, हमारा बेसिक आउटकम, बेसिक प्रोसेस, बेसिक मेथडोलॉजी। तो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स को पुट करोगे, पहले अपर लिमिट डालोगे तो 3 and 3 वुड गेट कैंसिल, 2 and 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे x की जगह अपर लिमिट डालोगे तो इट विल बी 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 विच k। अब 0 डालोगे तो माइनस के साथ लोअर लिमिट डालोगे तो आएगा 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये देखते हो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर k की वैल्यू कितनी आएगी -2, एंड दैट इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। तो अब आपको ये रियलाइज हो चुका होगा कि कैसे, है ना, आई हैव जस्ट टेकन 3 एग्जांपल्स बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लॉट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम योर रेफरेंस बुक्स, फ्रॉम योर नोट्स, फ्रॉम योर मटेरियल, जहां पर एक बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन को करने के लिए उस इंटीग्रल को पहले इनडेफिनेट की तरह ट्रीट करोगे, देन उसके बाद लिमिट्स को अकॉर्डिंगली पुट कर दोगे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे माइनस द, फिर आप लोअर लिमिट पुट करोगे। नाउ लेट अस मूव आवर डिस्कशन टू हेडिंग आप डालें, इसी आउटकम के अंदर हम लोग हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो व्हाट अबाउट टू डू इज दैट वी आर अबाउट टू डू इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डी आई लिखता हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ अगेन दिस इज नॉट समथिंग वेरी ट्रिकी, पर ये जो टॉपिक है आपको ये सिखाएगा कि अगर मान लीजिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें या तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेते थे सीधे, या फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके हमने एक क्वेश्चन को किया था। मान लीजिए आपको किसी इंटीग्रेशन के दौरान सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपने सीख ही रखा है, तो अगर किसी इंटीग्रेशन के दौरान आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए तो आप हैशटैग लिख लीजिए चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली, चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप देखोगे हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन है इवैल्यूएट, एंड सबसे पहला क्वेश्चन है 0 से लेकर इंफिनिटी e की पावर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज साफ साफ दिख रही होगी कि आपको tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी गेन्ड दिस नॉलेज इन योर इनडेफिनेट। तो आप इसको i मान लो कि लेट दिस बी इक्वल टू i, 0 से लेकर इंफिनिटी e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या होता था जब आप कभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते थे तो उससे आपका इंटीग्रल आसान हो जाता था, उसके बाद आपका आंसर आता था, और उसके बाद आपको रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ता था। डेफिनेट में वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करो यू हैव टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली, और उसके पहले क्या था उसको आप भूल सकते हो। जैसे कि क्योंकि यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, उससे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होगा वो dt बन जाएगा। तो दीज आर द टू सब्स्टिट्यूशंस यू आर अबाउट टू डू। तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो दिस विल बी इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x को आपने लिखा t, तो ये बन जाएगा e की पावर t, एंड दिस थिंग
वुड बिकम dt। अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से देखिएगा, अगर इनडेफिनेट होता तो इसके बाद आप इंटीग्रेट करते, फाइनली जो आपका आंसर आता वो t के टर्म्स में आता, और फिर t की जगह वापस से आपको रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ता tan इनवर्स x। डेफिनेट में ये करने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो लिमिट्स थी वो किसकी थी, x की। The limits of the definite integration were the limits of the variable of the integration which was x. Now you have changed the variable of the integration, आपने t बना दिया है वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन को, तो योर लिमिट शुड चेंज अकॉर्डिंगली। सर कैसे चेंज होंगी, सिंपल सा है, x की लोअर लिमिट क्या है, x की लोअर लिमिट 0 है तो 0 डाल दो। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0, 0, तो t की लोअर लिमिट हो जाएगी 0। x की अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, x की अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो x को इन्फिनिटी डालो, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2, तो t की अपर लिमिट हो जाएगी π/2। इसके बाद आप चाहो तो ये पूरे प्रोसेस को आप भूल सकते हो, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। जबकि इनडेफिनेट में आपको याद करके रखना होता था कि आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट फॉरगेट इट। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है, e की पावर t dt का इंटीग्रेशन सिंपल e की पावर t, जैसे e की पावर x dx होता है, e की पावर x होता है उसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर t का विद रिस्पेक्ट टू t जो इंटीग्रेशन होगा e की पावर t ही होगा, और लिमिट्स होंगी 0 से लेकर π/2। तो दिस इज e की पावर π/2 माइनस e की पावर 0 विच इज e की पावर π/2 माइनस 1। दिस इज द आउटकम दैट यू गेट। पर इस क्वेश्चन ने, इवन दो इट वाज वेरी बेसिक, इट हैज टॉट यू कि कैसे आप किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो यू हैव टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। तो यही मैंने हैशटैग भी लिखवाया था, यहाँ पे पंच लाइन भी ये लिखवाई थी दैट यू हैव टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। और ये चीज बड़ी अच्छी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि अगर आपने लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है तो इसके पहले आपको रीसब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं होने वाली है ना। सो लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। जैसे हमने कहा हर टॉपिक पे 2-2 3-3 क्वेश्चंस लेंगे एंड यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सच क्वेश्चंस from any reference books that you have or the material that you have. Is that clear? So let us take the next question. So the next question is question number 2 is integration 0 से लेकर 1 x 1 minus x की पावर n dx. Question number 3 you have integration 0 से लेकर half dx 1 minus 2x square upon under root of 1 minus x square. It's a nice question, this one. Then we'll take one more and that would be the end of it. So ये जो पहला क्वेश्चन है इसको अपन i मान लेते हैं। दिस इज 0 से लेकर 1 x 1 माइनस x की पावर n dx। अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता, अगर ये होता तो आप क्या करते, आप 1 माइनस एक्स को या इसको बायनोमियल के थ्रू एक्सपैंड करने की कोशिश करते, खूब सारी टर्म्स आती, n+1 टर्म्स आती। पर यहां पर हम एक काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो 1 माइनस एक्स है ना उसको एक्सपैंड करने की जरूरत ना पड़े। तो एक काम करते हैं कि इसको एक्सपैंड करने की जरूरत ना पड़े, तो दिस इज समथिंग दैट वुड कम वेरी स्पॉन्टेनियस कि 1 माइनस एक्स को अपन t पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब माइनस dx वुड बी इक्वल टू dt या dx इज इक्वल टू माइनस dt। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन दैट आई एम अबाउट टू डू। सब्स्टिट्यूशन, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करो और डेफिनेट है तो ऐसा नहीं कि आप पहले इनडेफिनेट की तरह ट्रीट कर लो उसके बाद आखिरी में लिमिट्स पुट करो, कोई जरूरत नहीं है। आप साइमल्टेनियसली लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज करो। सो लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन। सो 1 माइनस एक्स को अपन ने t पुट कर लिया, तो t की पावर n, यहां पर x है, कि 1 माइनस एक्स तो t बन गया, t की पावर n। x क्या होगा, x जो होगा उसको उधर ट्रांसफर कर दो, दिस वुड बी 1 माइनस t x। व्हाट इज dx, इट इज माइनस dt। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन डन। आप देखें तो हर जगह जहां जहां x है वहां t आ गया, आर सब्स्टिट्यूशन इज सक्सेसफुल। बट वी नीड टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली, नहीं तो हमें ये याद करना होगा, रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ये जो लिमिट्स हैं किसकी हैं, x की। अब जो लिमिट्स आनी है वो किसकी आनी है, t की। तो लेट्स जस्ट पुट व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ x, 0। व्हाट इज 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो t की लोअर लिमिट होगी 1। अच्छा, x की अपर लिमिट क्या है, 1। x की अपर लिमिट है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो t की अपर लिमिट होगी 0। इस माइनस साइन को अब्सॉर्ब करते हुए इसको बना सकता हूं t माइनस 1 इंटू टी की पावर n dt। इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया और लिमिट्स है 1 से लेकर 0। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटीग्रेशन t की पावर t इंटू टी की पावर n वुड बी t की पावर n प्लस 1 माइनस t की पावर n dt 1 से लेकर 0। अब एक बहुत ही अच्छी चीज यह है कि आपने अभी तक जो सब्स्टिट्यूशन किया है यू कैन जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि अब आपने लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। सो आई एम इरेजिंग दिस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इनफैक्ट ये पूरी चीज जरूरत नहीं है।
अब आपको पास ये मालूम है कि ये जो आपका क्वेश्चन था जिसको हमने आई माना था, दिस इज सेम एज 1 से लेकर 0 t की पावर n+1 माइनस t की पावर n dt का इंटीग्रेशन। जो भी इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। आपने सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, आपको रीसब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। अब बताओ t की पावर n+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर n+2 अपॉन n+2 माइनस t की पावर n का क्या होगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट्स पुट करोगे 1 से लेकर 0। ये लिमिट्स किसकी हैं, t की हैं, तो t को 0 डालोगे तो पहला आउटकम तो 0 माइनस 0 आ जाएगा जब आप अपर लिमिट डालोगे। t को 0 डालोगे 0 अपॉन n+2 is 0, 0 अपॉन दिस माइनस, अब लोअर लिमिट डालो तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, 1 बाय n+2 माइनस 1 अपॉन n+1, दिस इज व्हाट यू गेट। तो 0 माइनस 0 इज 0, ये तो 0 हो गया, और माइनस साइन को एडजस्ट करोगे दिस वुड बी 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+2, माइनस साइन को इसका एलसीएम लोगे तो दिस वुड बी n+1 इंटू n+2, n+1 इंटू n+2, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे n+2 जाएगा, यहाँ पे n+1 जाएगा, n और n कैंसिल होगा, यू गेट द आउटकम एज 1। तो दिस इज द आउटकम दैट यू हैव गॉट। प्लीज राइट इट डाउन। अ वेरी नाइस क्वेश्चन जिसने आपको ये बताया कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते समय लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज करना है। और देखो किस तरह से लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज करके हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक सा इंटीग्रल बना लिया। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट देता हूं, यू कैन पॉज इट एंड यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा। नाउ दिस थर्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं, i इज इक्वल टू, हमें इवैल्यूएट करना है 0 से लेकर हाफ dx अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेशन वी नीड टू डू। और लिमिट्स आपकी हैं 0 से लेकर हाफ। आई जस्ट इरेज दिस ऑल्सो। तो जैसे मैंने बोला, आपको पता है कभी भी आपको अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आपको याद होगा आपको x को या तो a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है या फिर a कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है। दिस वी हैव डन इन आवर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर्स, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीखा था। तो हम लोग a साइन थीटा पुट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर को देखकर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, x को साइन थीटा। तो जो वेरिएबल x है उसकी जगह आप नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो और वो वेरिएबल क्या है, थीटा। यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल दैट इज थीटा। तो आपने x का साइन थीटा पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो व्हाट वुड बी dx, dx होगा cos थीटा d थीटा। याद रखना डिफरेंशिएट कर रहे हो तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन वुड बी cos थीटा d थीटा एंड वील चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। तो दिस i वुड बिकम इंटीग्रेशन dx का क्या लिख सकते हो, dx इज cos थीटा d थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2x का 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और लिमिट्स को भी चेंज करना है अकॉर्डिंगली। भूल मत जाना, द डेफिनेट इंटीग्रेशन में द लिमिट्स हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। ये जो लिमिट्स है किसकी हैं, x की, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन वाज x। और अब जो लिमिट्स आनी चाहिए वो किसकी आनी चाहिए, थीटा की। चलिए x को 0 डालते हैं। x को जब 0 डालोगे, साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 हो। और x को जब आप हाफ डालोगे, x को हाफ डालोगे तो बताओ साइन ऑफ एन एंगल हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, जिसको हम π/6 लिख सकते हैं, π/6। सो आई हैव डन दिस सब्स्टिट्यूशन वेरी सक्सेसफुली। इनफैक्ट अब मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर π/6, सिंप्लीफिकेशन भी कर देता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मालूम है cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मॉड लगेगा नहीं, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली विल बी लेफ्ट विद 0 से π/6 d थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन जस्ट पॉज दिस लेक्चर, मेक अ नोट ऑफ दिस स्टेप, मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ जाए कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट्स चेंज अकॉर्डिंगली। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। व्हाई एम आई इरेजिंग दिस, बिकॉज अब हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। 0 से हाफ थी, लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। अब इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, इसको रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। यही चीज डेफिनेट इंटीग्रेशन को अलग कर देती है। अगर यही चीज इनडेफिनेट होती तो आपको आखिरी में रीसब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत होती, आपको करना ही नहीं है।
नाउ यहां पर आपको याद होना चाहिए, दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्म, यू शुड हैव रिमेंबर्ड इट। जब भी न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, तो हम क्या करते हैं, tan और sec लाने की कोशिश करते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की स्किल है। तो दिस इज 0 से लेकर π/6 1, ये 1 है यहां पर, 1 को अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो यहां पे sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इस 1 को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट sec स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी sec स्क्वायर थीटा, एंड माइनस दिस वुड बी 2 tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा वुड बी tan स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करते हो, अब आप नीचे डिनोमिनेटर में हर जगह tan लाने की कोशिश करते हो। तो यहां लिख रहा हूं, तो दिस वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/6, दिस इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा, दैट्स गुड। और नीचे ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, है ना। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फ्रॉम हियर दिस वुड बिकम 0 से लेकर π/6 sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, अब वापस से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आपको मालूम होगा tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप वापस से सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्या, tan थीटा को आप लोग t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा वुड बी dt। लेट्स डू दिस, देखते हैं क्या आएगा। दिस वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा वुड बी dt 1 माइनस tan थीटा को t पुट करते हैं 1 माइनस t स्क्वायर। द लिमिट्स हैव टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली, द लिमिट्स हैव टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। तो पहले लिमिट्स किसकी थी, थीटा की, अब लिमिट्स किसकी आएंगी, t की। चलिए थीटा को 0 डालो, व्हाट इज tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 0 0, तो t की लोअर लिमिट होगी 0 क्योंकि tan ऑफ 0 वाज 0। tan की अपर लिमिट सॉरी थीटा की अपर लिमिट क्या है, π/6, व्हाट इज tan ऑफ π/6, 1/√3। देखिए दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया था। इस क्वेश्चन को करने के लिए दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। पहले x से थीटा लाए, अब मैं यहां मिटा रहा हूं। हमारे पास यही चीज किसके बराबर आ गई, 0 से लेकर 1/√3 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ना इस क्वेश्चन को, इस इंटीग्रेशन को तो आप अपने आउटकम के थ्रू कर सकते हो जो आपको याद होंगे, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो। आई डू इट बाय पार्शियल फ्रैक्शन बिकॉज मे बी आपको ये आउटकम ना याद हो, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नोट डाउन कि कैसे हमने हर स्टेप पे जब भी सब्स्टिट्यूशन किया तो वी हैव चेंज द लिमिट अकॉर्डिंगली। चलिए देखते हैं आगे। आई एम इरेजिंग दिस, याद रखना अगर कोई स्टेप आप ना लिख पाओ तो पॉज कर लेना बिफोर यू मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज योर आई, द न्यू आई, 0 से लेकर 1/√3, है ना। इसको आप फैक्टराइज करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने वाले हो, तो दिस इज 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश करो, तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। तो आप देख सकते हो एलसीएम लेने पे नीचे आएगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, यहाँ जाएगा 1 प्लस टी, यहाँ जाएगा 1 माइनस टी, प्लस करना पड़ेगा, प्लस कर लेते हैं, प्लस कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि 1 माइनस टी और प्लस टी होगा तो टी टी कट जाएगा और ये 2 आएगा ऊपर, तो दिस वुड बी 1/2। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कर लिया है। दो फैक्टर्स थे तो मैंने जगलिंग से कर लिया, एक के नीचे 1 माइनस टी आएगा, एक के नीचे 1 प्लस टी आएगा। एलसीएम लेने पे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी आएगा, यहाँ 1 प्लस टी जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस टी जाएगा, टी टी कैंसिल होगा, 2 बचेगा जो कि 1/2 से मैंने एडजस्ट कर दिया डी टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। दिस इज ln 1 अपॉन एक्स होता तो 1 ln x, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन 1 ln 1 माइनस टी अपॉन -1 क्योंकि t का कोएफिशिएंट -1 है, प्लस ln 1 प्लस टी। लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1/√3। अब यहाँ पे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, दिस वुड बी विद द माइनस साइन, तो दिस थिंग वुड बिकम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस थिंग वुड बिकम, हाफ तो है ही, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, दिस वुड बी ln मॉड ऑफ, इनफैक्ट मॉड आता है, ये मॉड लगाना नहीं किया मैंने, मॉड जरूर लगाना, log ऑफ m माइनस log ऑफ n वुड बी log ऑफ m by n and the limits would be from 0 से लेकर 1/√3। Now this is something that you should also remember by the direct outcome। एक फॉर्मूला था जिसके थ्रू इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती, बट आई गेस ये चीज आपने लिख ली होगी। Now I'm erasing this part, पूरा प्रोसेस पार्शियल फ्रैक्शन का था। सो फाइनली
हमारे पास यहां से आउटकम आया है 1/2 मॉड ऑफ, मॉड इसमें नहीं है, ये लिमिट्स का ब्रैकेट है, ln ऑफ मॉड ऑफ 1 + t अपॉन 1 - t मॉड, लिमिट्स कहां से कहां थे, 0 से 1/√3। अब आप अपर लिमिट डालोगे माइनस द लोअर लिमिट डालोगे, पहले लोअर लिमिट देख लो। देखो जब लोअर लिमिट डालोगे तो t की जगह 0 आएगा, तो 1/1 आएगा, log ऑफ 1 0 होता है। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि लोअर लिमिट डालने पे तो 0 आने वाला है, तो इसको पुट करने की जरूरत नहीं है। सारी जो आपकी प्रिसाइजनेस होनी चाहिए वो अपर लिमिट को पुट करने में होनी चाहिए। तो दिस इज हाफ, लेट्स पुट द अपर लिमिट, दिस इज ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस t की जगह 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 माइनस ये चीज 0 आ जाएगी, 0 डालने पे log ऑफ 1 आ जाएगा जो कि 0 होता है, इसलिए इसको मिटा दे रहा हूं। ये चीज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इससे मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं है, इट्स अ सिंपल ब्रैकेट आउट हियर, है ना, हाफ ये भी हटा दो। सो फाइनली यू विल गेट हाफ ln, एलसीएम लोगे तो दिस वुड बी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। आप चाहो तो उसको फैक्टराइज कर लो, रैशनलाइज कर लो, दिस वुड बी हाफ ln √3 + 1 का होल स्क्वायर, रैशनलाइज करोगे तो नीचे आएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1 इज 3 - 1, दिस इज 2। इज इट क्लियर? फाइनली यहां पे लिख रहा हूं, हमारे पास क्या आ रहा है, दिस वुड बी हाफ ऑफ ln ऑफ √3 + 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे वाले को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। सिंपल एज दैट, ये √3 + 1 का होल स्क्वायर था, नीचे वाले 2 को लिख दिया आपने √2 का होल स्क्वायर, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के 2 को बाहर ले जाओगे तो 2/2 हो जाएगा, दिस वुड कम आउट टू बी 1। तो यू कैन राइट द आंसर एज ln √3 + 1 अपॉन √2। प्लीज राइट दिस आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एंड आई गेस दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू डू वेरी नाइसली नाउ। इज दैट क्लियर? आप चाहते तो आप यहाँ पे इसको एक्सपैंड भी कर सकते थे, वो भी एक प्रोसेस हो सकता था कि चाहे मान लीजिए ये वाला आंसर ना दिखता आपको तो आप ये कर सकते थे, यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर देते, तो दिस वुड बी हाफ ln ऑफ, देखिए a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab अपॉन 2 आता। तो यहाँ से एक और आंसर पॉसिबल था, दिखने में अलग होता पर फाइनली वो चीज़ ही होता, 3 + 1 4, 4/2 2 + √3। दिस इज ऑल्सो एन आउटकम। मेरे सामने वही आउटकम लिखा होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये आउटकम लेके आया, पर जो इसके पहले हमने किया था वो भी टोटली एक्सेप्टेबल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। आपने देखा कैसे इस क्वेश्चन को करते समय पहले हम लोगों ने x से थीटा में सब चेंज किया बाय डूइंग सब्स्टिट्यूशन, फिर थीटा से t में सब्स्टिट्यूशन किया, और हर बार हमने जब जब सब्स्टिट्यूशन किया वी मेड अ पॉइंट दैट वी वुड चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली एंड देन वी गॉट द आंसर। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कैटेगरी एंड देन ये आउटकम जो है दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक आउटकम्स कि कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करने पे अकॉर्डिंगली लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगाते कैसे हैं ये भी हमने देख लिया इसमें। नाउ वी विल बी मूविंग टू वन लास्ट एग्जांपल। सो द एग्जांपल है इंटीग्रेट, लेकिन क्वेश्चन है इंटीग्रेट -1 से लेकर 1 x² d ऑफ ln x। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए नया होगा। अब तक हम लोग dx देख रहे थे, dx होता था, dt होता था, d थीटा होता था, यहां पे d ln x है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, सिंपल है, बस आपको एक छोटी चीज याद रखनी, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डूइंग इट। इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो या तो आप ln x को t पुट कर लो या z पुट कर लो, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, जो आप लोग अपने सेल्फ नोट्स में ट्राई करना। आप ln x को t पुट कर लेना, तो ln x को जब आप t सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू योरसेल्फ। ln x को जब आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/x dx वुड बी dt, तो जो dx होगा dx दैट वुड बी x dt, है ना। फ्रॉम हियर व्हाट इज x, e की पावर t। तो ये और ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करने की कोशिश करना और लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर देना, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, है ना। तो आपका d ln x बन जाएगा dt, ln x की अगर t पुट करोगे तो dt बन जाएगा, और x² जो होगा वो e की पावर 2t बन जाएगा, और आपको इनफैक्ट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन दोनों से ही काम चल जाएगा, क्योंकि ln x को t पुट करोगे तो ये dt बन जाएगा, और x क्या आएगा e की पावर 2t, x से e की पावर t पुट करोगे तो e की पावर 2t। बस आपको लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। ये लिमिट्स किसकी हैं, ln x की, तो अब लिमिट्स किसकी आनी चाहिए, t की। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि कैसे इस क्वेश्चन को आप करते। अब ध्यान सुनिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं आपको। अगर आप सब्स्टिट्यूशन ना भी करना चाहो
तो देयर इज वन थिंग दैट कम्स वेरी स्पॉन्टेनियसली एंड दैट इज दिस इज एक्स स्क्वायर. आपको एकदम से लगेगा इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ln x. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ln x? 1/x dx. याद रखना, इट्स नॉट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो d of ln x would be 1/x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ln x into dx. पर लिमिट्स हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंगली. ये जो लिमिट्स हैं वो किसकी हैं? ln x की हैं. और अब जो लिमिट्स आएंगी वो किसकी आएंगी? x की. वी हैव नॉट डन सब्स्टिट्यूशन, वी जस्ट सिंप्लीफाइड. बट सिंप्लीफाई करने पे भी आप देख सकते हो पहले द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन वाज ln x एंड नाउ द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन इज x. पहले वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन वाज ln x, नाउ द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज x. तो जो लिमिट्स जो होंगी वो इस वेरिएबल की होंगी. तो ये जो लिमिट्स है उनको अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं. पहले लिमिट किसकी थी? ln x. पहले ln x की लोअर लिमिट क्या थी? -1. आपको मालूम है दिस इज x इक्वल टू e की पावर -1 व्हिच इज 1/e. तो देयरफॉर x की लोअर लिमिट हो जाएगी 1/e. अच्छा, अब ln x की अपर लिमिट क्या थी? ln x की अपर लिमिट थी 1. तो x की अपर लिमिट क्या हो जाएगी? e की पावर 1 व्हिच इज e. तो ये बन जाएगा e. यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/e से लेकर e x dx. आपको मालूम है x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2. इसमें लिमिट्स पुट करेंगे 1/e से लेकर e. So from here, I am just erasing this. The limits have been changed accordingly. So यहाँ लिख देता हूँ. From here, this is equal to, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो this would be e²/2 माइनस, अब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो this would be 1/e² और नीचे 2 था ही, है ना. This would be 2 को कॉमन निकाल सकते हो. This would be e² माइनस 1/e². और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लिख सकते हो e की पावर 4 माइनस 1/e². But this is your answer. But what had to be learned out here in this question was that even though आपने substitution नहीं किया, आपने simplification किया, but since the variable of the integration has changed from ln x to x, the limits also had to change accordingly. So I guess ये question और जितने इससे पहले जो मैंने आपको questions बताए उन्होंने ये पहले outcome को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से strengthen कर दिया होगा कि जो definite integration होता है उसमें आप पहले limits कैसे लगाते हो? integrate करते हो इंडेफिनेट की नॉलेज से, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट कर देते हो. और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाए तो आप लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हो. नाउ व्हाट वील डू इज दैट नाउ वील डू 6 बेसिक प्रॉपर्टीज. वी मूव टू 6 बेसिक प्रॉपर्टीज. वैसे तो टोटल मिला के अराउंड 10 to 11 प्रॉपर्टीज हैं, पर उनमें से जो स्टार्टिंग की 6 हैं वो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. These basic properties can be derived either methodologically या फिर कुछ सिनेरियोज में हम लोग उसको ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट करेंगे. नाउ दैट वी नो बोथ कि मेथोडोलॉजिकली कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग है. और इन प्रॉपर्टीज के थ्रू आप देखोगे कि अभी तक शायद आपको ये लग रहा होगा कि डेफिनेट जो है वो इनडेफिनेट से बहुत अलग नहीं है. अरे भाई इनडेफिनेट कर रहे हैं, उसके बाद लिमिट्स पुट कर दे रहे हैं, और अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग लिमिट्स चेंज कर रहे हैं, पर करना तो इंटीग्रेशन पड़ रहा है. हाँ, वो तो आपको करना पड़ेगा ही. पर कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे जो कि बहुत ही रेगुलर हैं और कुछ ऐसे सिनेरियोज जहां पर आप इनडेफिनेट कर ही नहीं पाते, पर डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट्स लगने के कारण डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज जो अब हम पढ़ने वाले हैं उनके कारण उनके आंसर्स को या तो आप बहुत ही क्विकली निकाल सकते हो या फिर पहले जो नहीं कर पाते थे वो अब कर पाओगे. तो लेट अस मूव टू प्रॉपर्टीज. 6 बेसिक प्रॉपर्टीज को पहले कवर करेंगे. तो लेट अस मूव टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1. तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ कवर द फर्स्ट 2 बेसिक प्रॉपर्टीज. पहली 2 प्रॉपर्टीज बहुत ही बेसिक हैं, इसलिए उनको एक साथ कवर कर रहे हैं. जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, हर एक प्रॉपर्टी को एक पंचलाइन के थ्रू याद करने की कोशिश करना. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, याद रखना हम लोग आउटकम्स ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली चला रहे हैं. तो एक आउटकम हम देख चुके हैं, अब प्रॉपर्टी नंबर 1 देख रहे हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है DI मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड. ना इसका क्या मतलब है वो आपको रियलाइज करवा दूंगा मैं भी. पहले लिख लें. सपोज यू हैव अ इंटीग्रेशन विच इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और इसकी जो लिमिट्स हैं वो है a से लेकर b. तो हु इज द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन? x. ये x की लिमिट्स हैं. पर सपोज मैं यहां पर जहां जहां x है वहां t लिख दूं. सब्स्टिट्यूशन नहीं किया मैंने, रिप्लेसमेंट किया है. जहां जहां x है वहां t लिख दिया, मतलब आई हैव चेंज दी वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू t और लिमिट्स मैंने सेम रखी a से लेकर b. तो दीज 2 आउटकम्स वुड कम आउट टू बी सेम. उसका रीजन है, आई गेस आप में से कई लोगों ने फोर्स ही कर लिया होगा कि इंटीग्रेट करने के बाद चाहे आप fx का इंटीग्रेशन करो या ft का इंटीग्रेशन करो, वेरिएबल में चेंज आएगा. उसके बाद आप वेरिएबल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे और क्योंकि लिमिट सेम है द आउटकम वुड कम आउट टू बी सेम. इसको आप प्रूफ बड़े आराम से कर सकते हो. प्रूफ इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. सपोज लेट कर लेते हैं fx dx का इंटीग्रेशन जो है
वो gx है प्लस c, है ना। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज अगर मान लो यहां पर x का t होगा तो ft dt का इंटीग्रेशन होगा g ऑफ t प्लस c विद द सेम लॉजिक, द वेरिएबल हैज चेंज्ड बट द फंक्शन रिमेन्स द सेम। तो अगर fx का इंटीग्रेशन gx है तो ft का इंटीग्रेशन gt होगा। और जब आप लिमिट्स पुट करोगे, बिकॉज द लिमिट्स आर सेम a से लेकर b, तो दोनों ही सिनेरियोज में यहां पर x का पहले b पुट करोगे तो दिस वुड बी gb माइनस g ऑफ a, और सिमिलरली यहां पर t की जगह b और a पुट करोगे दिस वुड बी g ऑफ b माइनस g ऑफ a, द सेम आउटकम हैज कम्ड। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हो कि वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है। आपका मन करे x पुट कर दो, आपका मन करे t पुट कर दो, आपका मन करे z पुट कर दो, द डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड, है ना। जैसे इसको बड़े आराम से एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। सपोज मैं तुमसे कहूं इंटीग्रेट 0 से लेकर 1 e की पावर x dx, और दूसरा इंटीग्रेशन पहले लिख दूं 0 से लेकर 1 e की पावर d dt। आप देख सकते हो दोनों इंटीग्रेशन सेम टू सेम है, द लिमिट्स आर आल्सो सेम बट द वेरिएबल इज हियर x, the variable here is t, the function is also same, exponential, basic exponential है। बस अंतर यह है कि इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल x है और यहां पर इंटीग्रेशन t है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो आपको मालूम होगा e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, लिमिट्स पुट करोगे 0 से 1, और e की पावर t का इंटीग्रेशन होगा e की पावर t, लिमिट्स पुट करोगे 0 से लेकर 1, यहां पर आंसर आएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, और यहां पर भी आंसर आएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 विच इज e माइनस 1 एंड दिस इज e माइनस 1। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि अगर आप जहां जहां x है वहां कोई और वेरिएबल t पुट कर दो, z पुट कर दो, द आउटकम ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन का आउटकम वुड कम आउट टू बी सेम। इसी तरह से जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ही बेसिक है। इनफैक्ट जब मैं कहूंगा तो शायद आप में से कई लोग तो उसके प्रूफ का वेट भी नहीं करोगे, एंड दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। उसका पंचलाइन याद रखना, द माइनस आउटसाइड कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स। सो माइनस कैन बी एब्जॉर्ब्ड, ये पंचलाइन इसका, माइनस कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लिमिट। क्या मतलब है? सो अगर देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड और ये एक इंटीग्रेशन है a से लेकर b fx dx, तो इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर सकते हो आप बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट। दिस वुड बी इक्वल टू b से लेकर a fx dx। अगेन दिस इज समथिंग व्हिच वुड बी वेरी इजीली एक्सप्लेनेबल, और आप में से कई लोगों ने तो ऑलरेडी इसको फोर्स ही कर लिया होगा। जैसे कि यहां पे कर देता हूं, सपोज मैं मान लेता हूं लेट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बी इक्वल टू gx। मैं जानबूझ के यहां पे प्लस सी नहीं लिख रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर a से लेकर b fx dx लिखता हूं, तो अगर मैं प्लस सी लिख भी देता हूं, चलो लिख देता हूं, तो आप पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज द आउटकम दैट यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ। तो जरा इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वुड बी, माइनस को एज इट इज रहने दो, fx a से लेकर b, तो दिस वुड बी माइनस इंटू gb माइनस ga, बिकॉज इज अ माइनस साइन, दिस वुड बी व्हाट, g ऑफ a माइनस g ऑफ b। माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया। उसी तरह से fx का इंटीग्रेशन इज gx, पर जो लिमिट्स का ऑर्डर अगर आपने a टू b कर दिया है, b टू a कर दिया है, तो जो राइट हैंड साइड होगा वो होगा एक तरीके से g ऑफ a अपर लिमिट, fx का इंटीग्रेशन gx में अपर लिमिट ga माइनस gb। तो अगेन दिस इज समथिंग वेरी एक्सप्लेनेटरी, ये दोनों चीजें बराबर आ गई। इसे आप सिंपली याद कर सकते हो कि अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन के आगे माइनस साइन है तो उस माइनस साइन को आप अब्जॉर्ब कर सकते हो बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स। सो अगेन दीज आर टू वेरी वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज, और इनमें बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस बनते ही नहीं है इन दोनों प्रॉपर्टीज पे, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। जैसे कहते हैं ना 2 + 2 4 होता है, अब इसके ऊपर कोई क्या क्वेश्चन पूछेगा, पर तभी भी हम लोग 1-2 क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश करते हैं जो इन दो प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करेंगे। याद रखना, प्रॉपर्टीज पढ़ लेने का मतलब ये नहीं कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन के सारी स्ट्रैटेजीज को भूल जाएं, नहीं, वो तो हमें आनी ही चाहिए। साइमल्टेनियसली ये हमारी नॉलेज को सप्लीमेंट कर रही हैं, हमारे जो कैलकुलेशंस हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को उनको सप्लीमेंट करेंगी। सो पहली प्रॉपर्टी वापस याद दिला दूं, बिकॉज आई विल बी रेजिंग इट, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड। और दूसरी प्रॉपर्टी, अब माइनस साइन आउटसाइड कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स, या फिर वाइस वर्सा भी करें, अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है किसी कारण से तो बाहर माइनस साइन लिख सकते हो। इफ यू विश टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स यू जस्ट प्लेस अ माइनस साइन आउटसाइड। ठीक है, दोनों तरह से आपको याद रहना चाहिए। तो लेट अस डू क्वेश्चंस। याद रखिएगा, हर एक प्रॉपर्टी जो है, हर एक प्रॉपर्टी में
जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो बहुत सिंपलिस्टिक से हैं, इट इज हाउ यू अप्लाई देम इन क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट इज समथिंग टू बी लर्नड। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन पे क्वेश्चन जनरली मिलते नहीं हैं, पर तभी देयर आर 2-3 क्वेश्चन दैट आई हैव पिक्ड, उनको करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट स्टेट्स इफ differentiation of capital Fx is e की पावर sin x upon x for x greater than 0 and इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 3 by x, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 3 by x e की पावर sin x क्यूब dx is equal to f of k माइनस एफ ऑफ 1 देन के इज, ये आपको निकालना है। बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, जनरली आपको रेगुलर बुक्स के अंदर तो इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं, बट देन ऑल्सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए हम प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टीज कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन को इसी कैटेगरी के अंदर लाई कर सकते हैं। सो आपको क्या दे रखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू। तो देयर इज एन एक्सप्रेशन दैट इज गिवन टू यू जो कि डेरिवेटिव है। तो आपको मालूम है डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो कैपिटल एफ एक्स जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव अगर ये है तो उसका इंटीग्रेशन वुड बी एफ एक्स। तो फ्रॉम हियर वी कैन से इंटीग्रेशन, क्योंकि देख सकते हो जो हमें दूसरा स्टेटमेंट है उसके अंदर इस तरह से दिखने वाला एक एक्सप्रेशन जो है इंटीग्रेशन के अंदर है कि नहीं। सो आप यहां देख सकते हो कि दिस इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज गिवन टू अस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय एक्स। अगर ये डेरिवेटिव है तो उसका उल्टा एंटी डेरिवेटिव या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वुड बी एफ एक्स प्लस सी। दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू अस, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में आप देख सकते हो इट्स आस्किंग यू टू फाइंड के, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड को करने की कोशिश करते हैं विद दिस न्यू आउटकम इन फ्रंट ऑफ अस। दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू अस। तो यहां पर आप देख सकते हो एक्स क्यूब को ये लुक देना है, आपको ये लुक देना है। तो यहां पे साइन एक्स क्यूब है, यहां पर एक्स है। तो एक काम करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, विच इज इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 3 बाय एक्स ई की पावर साइन एक्स क्यूब। एंड क्योंकि यहां पर साइन एक्स है तो एक तरह से आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि आप एक्स क्यूब को टी पुट करके देखते हैं। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यूब को टी। तो जैसे आप एक्स क्यूब को टी पुट करोगे तो 3x स्क्वायर dx वुड बी dt, है कि नहीं। फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज 3dx क्योंकि 3 भी दिख रहा है और dx भी दिख रहा है, 3dx वुड बी इक्वल टू dt बाय एक्स स्क्वायर। लेट्स डू दिस सब्स्टिट्यूशन एंड दिस सब्स्टिट्यूशन हियर, यहां पर करते हैं। देखिए क्या बनेगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, यहां लिख रहा हूं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा दैट वुड बी, लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, पर दिस इज 3dx, 3 और dx बन जाएंगे dt, इंटीग्रेशन dt, 3 और dx बन जाएगा dt बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यह है e साइन एक्स क्यूब है t, तो बन जाएगा e की पावर साइन t, और नीचे एक x और है तो x लिख दिया। क्या सब्स्टिट्यूशन हो गया पूरी तरह से? नहीं, अभी सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि जहां जहां x हमें t लाना था नीचे अभी x क्यूब रह गया है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, पर आपको मालूम व्हाट इज एक्स क्यूब t, तो उसको हम t लिख सकते हैं। अरे क्या बात है, देखिए सब्स्टिट्यूशन करने पे एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर आ गया, अच्छा लिमिट्स क्या है, लिमिट्स तो आप देख सकते हो लिमिट्स जो है उनको भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। ये लिमिट्स किसकी हैं, x की, अब लिमिट्स किसकी आएंगी, t की। तो x की लो लिमिट है 1 का क्यूब इज 1, x की अपर लिमिट है 4 का क्यूब इज 64। अब आप यहां से बड़े आराम से देख सकते हो, जो कि आपकी पहली प्रॉपर्टी है जिसने कहती है दैट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज, क्योंकि फाइनली तो आपको लिमिट्स ही पुट करनी है। तो अगर e की पावर sin x बाय x सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बस जहां जहां x है वहां t है, तो दिस वुड बी व्हाट, f ऑफ t प्लस c, f ऑफ t प्लस c। ये तो इंटीग्रेशन हो गया, और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, लिमिट्स क्या लगाएंगे 1 से लेकर 64। सो प्लीज राइट टिल हियर। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड दैट हैज बीन डन, जिसके अंदर हम इस आउटकम को जो कि डेरिवेटिव में दे रखा था उसको एंटी डेरिवेटिव में कन्वर्ट करके हमने यूज किया है। आई एम इरेजिंग दिस नाउ।
अब यहां पे लिख रहा हूं हमारे पास क्या आउटकम आया, हमारे पास आउटकम आया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड उसको हमने सिंप्लीफाई किया एंड दैट हैज कम आउट टू बी एफ ऑफ टी प्लस सी एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेकर 64, 1 से लेकर 64। इसमें जब आप लिमिट्स डालोगे तो द इंटीग्रेशन कांस्टेंट वुड गेट कैंसल आउट, दिस वुड बी एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ 1, दिस शुड बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड व्हिच इज गिवन हियर। लेट्स कंपेयर हियर, एफ ऑफ 1 की जगह एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 64 की जगह एफ ऑफ के है और हमें के निकालना है। सो बाय कंपेयरिंग आई कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 64। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, पर इस क्वेश्चन ने आपको ये सिखाया कि कैसे कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनका एप्लीकेशन हो सकता है, उन पे भी सवाल बन सकते हैं। और यहां पर हमने उस चीज को यूटिलाइज किया कि अगर ये आउटकम आपको पता है तो यहां पर जहां जहां एक्स है वहां टी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, रिप्लेसमेंट है। जहां जहां एक्स है वहां टी है, मतलब द वेरिएबल हैज चेंज्ड। तो अगर वेरिएबल चेंज हो गया होगा तो अगर इसका आंसर एफ एक्स से इंटीग्रेशन करने पे तो इसका आंसर एफ टी होगा। दैट्स सिंपल एज दैट। लेट अस पिक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में मैं तेजी से आगे बढ़ जाऊं तो यू कैन पॉज द लेक्चर, बट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज बिना नोट्स लिखे क्वेश्चंस को सिर्फ देख लेने से आपको चीजें थोड़ी अच्छी तरह समझ में कम ही आएंगी। यू हैव टू राइट एंड मेक नोट साइमल्टेनियसली। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन अ सिमिलर लाइंस। Let's take one more question on a similar lines. So अगला क्वेश्चन है evaluate. अगला क्वेश्चन है evaluate. You have to evaluate इंटीग्रेशन 0 से लेकर इंफिनिटी f ऑफ x की पावर n प्लस x की पावर माइनस n log ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज यू हैव टू evaluate. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक छोटी चीज ऑब्जर्व की होगी, उसने इंटीग्रेशन तो पूछ रखा है, लिमिट्स भी दे रखी हैं, पर देयर इज अ फंक्शन f दैट इज अननोन। तो कोई बात नहीं, एक आप पंचलाइन लिख लो, अगर किसी क्वेश्चन में, अगर मैं इसको आई मान लेता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई फंक्शन अननोन है या फिर इनफैक्ट एक क्वेश्चन दे भी रखा हो और x के साथ 1/x भी मौजूद हो। अब देखो ये चीज तो आपको रियलाइज हो चुकी होगी कि यहां पर आप लोग इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई आपके पास ये कैपिटल एफ फंक्शन ही नहीं दे रखा, तो फंक्शन दे ही नहीं रखा तो इंटीग्रेट कहां से कर लेंगे और फिर लिमिट्स कैसे लगा देंगे। तो इस स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग में जो कि हमारी जो दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं का एप्लीकेशन है इनके अंदर। जब भी एक्स के साथ 1/x हो, रेसिप्रोकल्स इन्वॉल्व हो, तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि और तो कोई स्टेप आपको सूझ नहीं रहा, तो आप थोड़ी देर के लिए क्या करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या आप x को 1/t सब्स्टिट्यूट कर देना, इससे एक साइक्लिक सा प्रोसेस इनिशिएट होगा जिसके कारण हमें फायदा मिलेगा। तो हमने इस इंटीग्रेशन को जिसे इवैल्यूएट करना उसको हमने आई मान लिया, और इसको आई मानने के कारण हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया इसके अंदर, x का 1/t। सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा, लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। पर लेकिन dx क्या होगा, dx सब्स्टिट्यूशन क्या बेटा, रिप्लेसमेंट नहीं क्या है, तो dx होगा -1/t² dt, क्योंकि 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t² dt. Let's do the substitution. तो you'll get I is equal to, ये हमारा पहला आउटकम है, I is equal to इंटीग्रेशन f ऑफ जहां जहां x है वहां 1/t, तो 1/t की पावर n प्लस यहाँ पर रेसिप्रोकल t की पावर n इंटू लॉग ऑफ t की जगह क्या 1/t इंटू 1 प्लस 1/t² इंटू dx की जगह -1/t² dt. Let's plug in the limits. The limits have to be changed accordingly. तो जो पहला इंटीग्रेशन है उसमें जो लिमिट्स हैं 0 और इन्फिनिटी, वो किसकी लिमिट्स हैं, x की। अब जो नया इंटीग्रेशन है उसमें वेरिएबल t है, तो लिमिट्स किसकी होंगी, आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। बार बार अपने आप को याद दिलाओ, आपने सब्स्टिट्यूशन किया है कि रिप्लेसमेंट किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, तो लिमिट्स हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो x की लोअर लिमिट 0 है, तो यहां से आप देख सकते हो व्हाट इज t, 1/x। तो अगर x की लोअर लिमिट 0 है तो व्हाट इज 1/0, इन्फिनिटी, और x की अपर लिमिट इन्फिनिटी है, व्हाट इज 1/∞, 0। अब एक साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, पर यह आउटकम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज किया है बाय डूइंग दिस सब्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेप कहां कहां लगाना है, एक और क्वेश्चन ले लूंगा इसी स्टाइल पे। जहां जहां किसी फंक्शन में किसी कारणवश आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, व्हाट वाज द रीजन आउट हियर, द फंक्शन वाज नॉट गिवन टू अस। तो इन सच सिनेरियोज व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन ट्राई टू इनिशिएट अ साइक्लिक प्रोसेस। तो आप x के 1/x सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। ठीक है, अब लेट अस सी व्हाट वुड हैपन। तो पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाते हैं, पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2 सेज, इट सेज दैट अ माइनस साइन, ये माइनस बाहर आ जाएगा,
द माइनस साइन कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स। तो आप एक काम करो, इस माइनस साइन को बाहर ले आओ और इस माइनस साइन को अब्सॉर्ब कर दो बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स। तो ये इन्फिनिटी से जीरो था, ये जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद दिस इज लॉग ऑफ 1 बाई टी, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, दिस इज टी की पावर -1। तो आपको मालूम होगा लॉग m की पावर n, ये पावर भी बाहर आ जाएगी, तो दिस माइनस साइन वुड कम आउटसाइड। तो इस माइनस को यहां पे पुट कर देते हैं। इससे ऑर्डर मत, ये भी लिमिट्स को चेंज मत करना, बिकॉज वी आर अबाउट टू कंपेयर द फर्स्ट एंड द सेकंड। अच्छा, और एलसीएम लेते हैं यहां पर, ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन 1 बाई टी स्क्वायर, है ना। दिस वुड बी, दिस वाज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। आप एलसीएम लोगे तो दिस वुड बिकम टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये 1 हट जाएगा, दिस dt वुड कम हियर, दिस टी स्क्वायर वुड गो नीचे आ जाएगा, और टी स्क्वायर प्लस 1, जिसको मैं 1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, याद है ना, ये आई है सारा। नाउ लेट्स यूज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, आप देख सकते हो दोनों एक्सप्रेशन एकदम सेम टू सेम आए हैं, तो दोनों बराबर ही होने चाहिए। जो पहली प्रॉपर्टी कहती है दैट इज दैट द डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, इसलिए इस माइनस साइन को मैंने अब्सॉर्ब नहीं किया था, सो दैट वी कैन कंपेयर। तो जीरो से इन्फिनिटी, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। अरे भाई 1 अपॉन टी की पावर n प्लस टी एन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं टी की पावर n प्लस 1 अपॉन टी की पावर n। यू कैन सी द सेम स्ट्रक्चर बीइंग फॉलोड। एंड व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट सेज दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड। मतलब ये जो आउटकम है, ये इस माइनस साइन को हटा दें अगर, तो ये जो आउटकम है वो यही इसी आउटकम के बराबर जो कि i है। तो इस माइनस के बाद ये पूरा वापस से i रिपीट हो गया है, तो यू गेट द एक्सप्रेशन i इज इक्वल टू माइनस, और ये चीज इसके बराबर जो कि अगेन i है। फ्रॉम हियर टू i इज इक्वल टू 0, i की वैल्यू 0 आ गई। तो ये फंक्शन f जो कि गिवन नहीं था डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, पर उसके बावजूद हमने एक सब्स्टिट्यूशन करके एक साइक्लिक सा प्रोसेस जनरेट किया, जिसके कारण हमारे पास एक आउटकम आ गया कि अगर इसको i मानना है तो i इज इक्वल टू माइनस i को इधर ट्रांसफर किया तो 2i इज इक्वल टू 0। तो ये जो आउटकम है, ये जो इंटीग्रल है, इसका आउटकम क्या आना चाहिए, 0। द 0 इज योर आंसर। वैसे एक चीज याद रख सकते हो, इस तरह के एक्सप्रेशंस में अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव पेपर में गेस वर्क करना भी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर 0 ही आना है, क्योंकि साइक्लिक एक्सप्रेशन जब भी बनेगा, फंक्शन ने दे नहीं रखा, तो साइक्लिक एक्सप्रेशन जब भी आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में द आंसर कम्स आउट टू बी 0। सो आई डू अ सिमिलर क्वेश्चंस वन अगेन। एक और क्वेश्चन करते हैं ऑन अ सिमिलर लाइंस, एंड यू वुड सी कि कैसे ये चीज आप और अच्छी तरह कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी लाइंस पे। सो आई एम रेजिंग दिस, एकदम सिमिलर लाइंस पे होगा। याद रखना, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि साइलेंटली लग भी जाती हैं और हम उसको इतना ऑब्जर्व करते भी नहीं हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 बाय ई से लेकर ई 1 बाय एक्स, दिस इज 1 बाय एक्स साइन ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स dx. This is the integral you need to evaluate. This is the integral you need to evaluate. ठीक है, so let us start. अगेन आपने इतना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया हुआ है, उसके बावजूद भी कभी भी आपने इस तरह के इंटीग्रल से वास्ता नहीं पड़ा होगा आपका। एनीवेज, आपको चीज याद आएगी, x के 1 बाय एक्स है, x के साथ 1 बाय एक्स है, तो क्यों ना इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करके हिट एंड ट्राई करके देखते हैं। तो हम काम करते हैं, इसको i मान लेते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू i। दिस इज 1 बाय ई से लेकर e 1 बाय एक्स साइन ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स dx। इस एक्सप्रेशन को 1 नाम दे देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। क्या, x को 1 बाय टी, x को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं 1 बाय टी, और यू कैन वेरी वेल सी t इज 1 बाय एक्स, ये सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। फ्रॉम हियर व्हाट इज dx, dx would be minus 1 by t square dt. Let's apply it here. तो I is equal to integration 1 by x would be t, अरे 1 by x is t, sin of x की जगह क्या आएगा 1 by t minus 1 by x हो जाएगा t into dx की जगह क्या आएगा minus 1 by t square dt. But the limits would change accordingly. पहले जो ये लिमिट्स हैं वो किसकी हैं, x की हैं, अब लिमिट्स किसकी होंगी, t की। t जो है वो x का रेसिप्रोकल है, तो x की जब लोअर लिमिट 1 बाई ई होगी तो 1 बाई ई का रेसिप्रोकल e,
और e का रेसिप्रोकल 1/e, the limits have also be changed accordingly once the substitution is done. Anyways, अब आप चाहो तो you can just erase this. This is not required, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपने लिमिट्स को अकॉर्डिंगली क्या कर दिया है, चेंज. नाउ लेट्स सी क्या क्या आएगा. एक t से एक t कट जाएगा. दिस माइनस साइन वुड बी आउटसाइड, तो दिस वुड बी माइनस साइन e से लेकर 1/e, e से लेकर 1/e, ये एक t रह गया 1/t साइन ऑफ 1/t माइनस t dt. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो 1/t, t से t कट गया, माइनस साइन को आपने बाहर निकाल दिया, ये 1/t रह जाएगा साइन ऑफ 1/t माइनस t. अभी भी ये दोनों कंपेरेबल नहीं है तो दिखने में एक जैसे, पर कंपेरेबल नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज है यहां पे 1/e से e है, यहां पे e से लेकर 1/e है. तो क्या करें, प्रॉपर्टी नंबर 2, द माइनस आउटसाइड कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स. तो प्रॉपर्टी 2 के अनुसार इस माइनस साइन को अब्सॉर्ब करता हूं और ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स को चेंज कर देता हूं. कम से कम ये दोनों एक्सप्रेशंस कंपेरेबल हो जाएंगे. चलिए, लिमिट सेम हो गई. x की अगर t है, पर यहाँ पे x माइनस 1/x है, यहाँ पे 1/t माइनस t है, तो आपको मालूम व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा. तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालूं वो बाहर आ जाएगा और ऑर्डर बन जाएगा इसका t माइनस 1/t. अब तो ये दोनों कंपेरेबल हो गए. अब देखिए इन दोनों इंटीग्रेशंस को ध्यान से देखिए. दिस वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन वाज x. दिस इज द सेकंड इंटीग्रल जो भी अगेन i के बराबर ही है और यहां पे वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज t. अब अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 ध्यान रखिएगा, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान रखिएगा, दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज. यहां पे सेम टू सेम एक्सप्रेशन है. देखो लिमिट्स भी वही 1/e से e, 1/e से e, 1/x 1/t, साइन ऑफ x माइनस 1/x, साइन ऑफ t माइनस 1/t, dx dt. जहां जहां x है वहां t रिप्लेस्ड है. तो प्रॉपर्टी 1 के अनुसार सिंस द डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज, ये जो आउटकम होगा, ये माइनस के बाद वाला, ये जो माइनस के बाद वाला एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है जो कि i के बराबर है. तो इसका मतलब हमारे पास आ गया i इज इक्वल टू माइनस आई. तो हमारे पास आ गया, यहां पे लिख रहा हूं, वी हैव गॉट i इज इक्वल टू माइनस आई. वापस से इसका मतलब 2i इज इक्वल टू 0, मतलब i इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर होगा 0. सो आई गेस आपको ये रियलाइज हो चुका होगा इस क्वेश्चन के दौरान कि कैसे जो हमारी दो बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको अप्लाई करके आप बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो. सो दैट वुड बी द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ इंट्रोडक्शन को देखा, वो कैसे एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझा कि वो कैसे एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर एरिया के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है. और फाइनली वी हैव सीन कि कैसे हम लोग इनडेफिनेट को डेफिनेट के साथ रिलेट कर सकते हैं, सिंपल उसी तरीके से जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, उसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं. उसके बाद हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन करने पे हाउ डज द वेरिएबल को जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो हाउ डज द लिमिट्स चेंज अकॉर्डिंगली ऑन सब्स्टिट्यूशन. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप सब्स्टिट्यूशन करो, चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली. उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज की शुरुआत की. देयर आर 6 बेसिक प्रॉपर्टीज, जिनमें से हमने फर्स्ट 2 को कवर अप किया इस लेक्चर के अंदर. द फर्स्ट वाज definite integration is independent of the variable used, and the second property was a minus sign outside can be absorbed by changing the order of the limits. In the subsequent lectures हम लोग जो हमारी remaining properties हैं, प्रॉपर्टी 3 onward हम लोग इनिशिएट करेंगे. प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. सो उन प्रॉपर्टीज का डिस्कशन इनिशिएट करेंगे और वहां आप देखोगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज के थ्रू कुछ ऐसे इंटीग्रल्स जो कि दिखने में इनडेफिनेट के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही टफ हो सकते थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकते थे, उनको बड़े आराम से प्रॉपर्टीज के थ्रू इजीली आप कर सकते हो. तो दैट वुड बी एंड ऑफ दिस लेक्चर.